हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास माइंड ब्लोइंग क्लास में। आज हमें पढ़ना है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या पढ़ना है? प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या होती है? तो वे सभी अनैच्छिक क्रियाएं, वे अनैच्छिक क्रिया जो मेरु रज्जु द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिगर द्वारा इसको समझते हैं। एक गर्म चाय की प्याली है, ठीक है, गाना याद आ गया। एक गर्म चाय की प्याली हो, ये तंत्रिका गर्म चाय की प्याली है, उसमें हाथ उंगली ज़्यादा हो गई क्या भाई? उंगली ज़्यादा है, चलो ये वाली उंगली, ये वाली उंगली रफ कर लेते हैं ना यहाँ पे, ये वाली उंगली, ठीक है, ये वाली उंगली समझिए, उंगली ज़्यादा हो गई थी। अभी भी ज़्यादा है क्या? नहीं, 3 2 5 अब ठीक है। उसमें हाथ चला गया, एक का हाथ चला गया तो उद्दीपित तंत्रिका को यहाँ पे महसूस होगा, तो द्वारा मैसेज जाएगा तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कहाँ जाएगा? मेरुरज्जु द्वारा कहाँ के मैसेज जाता है? मस्तिष्क के लिए संदेश जाता है। कहाँ के लिए जाता है संदेश बच्चा जी? मस्तिष्क के लिए संदेश भेज दिया जाता है। ठीक है, हालांकि अब इस पर प्रतिक्रिया हो जाएगी यहीं से, मेरुरज्जु से। प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पे मैसेज तुरंत भेजा जाएगा हाथ पे कि हाथ हटाओ, वहाँ की तंत्रिका कोशिका वहाँ पे पेशियों पर जाएगा। पेशियों द्वारा कार्यभार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पेशियों द्वारा प्रेरक। ठीक है, जो भाई हाथ को उठाने का, खींचने का कार्य कौन करेंगे? पेशी ही तो करती है, पेशियाँ करेंगे। वो मैसेज जाएगा पेशियों के पास कि पेशियों में खिंचाव आएगा तो हाथ झटाक से बाहर हो जाएगा। जैसे कोई कीला चुभ जाता है फटाक से नीचे, तो पैर फटाक से बाहर हो जाता है। मस्तिष्क पता बाद में चलता है क्या घुसा। वो जस्ट अ सेकेंड, बहुत ही कम सेकेंडों की बात है, माइक्रो सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है बेटा जी, जैसे कोई यहाँ पे चाय, जैसे उंगली हमारी गई चाय की प्याली में, वैसे ही तुरंत मैसेज गया मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से इधर भी मैसेज भेजा गया कि हाथ हटाओ वहाँ से, और मेरुरज्जु से ही मस्तिष्क को मैसेज चला गया कि देखो हाथ में कोई प्रॉब्लम आई। ठीक है, यहाँ पे कोई उद्दीपन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये क्रिया मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित कर ली गई। मस्तिष्क द्वारा नहीं, मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित कर ली गई। जितनी भी क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं वो सभी क्या हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। समझ गए? और मस्तिष्क को संदेश इनमें बाद में जाता है। ऐसी क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित नहीं करता है। कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। जैसे कोई चीज़ आ रही है हमारे सामने से, कोई चीज़ आ रही, हमारी आँख तरफ आ रही, तो हमें पता नहीं चलेगा। पहले हमारी आँख पहले ही पलक हमारी झपक जाएगी। हमारी आँख की पलक क्या होगी? झपक जाएगी पहले ही। मस्तिष्क वो संदेश बाद में जाएगा मस्तिष्क को। ठीक है, ये काम पहले हो जाते हैं। ये किसके द्वारा नियंत्रित हुआ? ये मेरुरज्जु द्वारा होता है। समझिए? तो प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण लिखें। ये फिगर आपको बुक में दिया गया होगा, मेरे से का समझाने के लिए जो बन पड़ा है मैंने बना दिया है। आप फिगर बुक से बढ़िया अच्छा सा बना लेंगे। ठीक है बेटा जी, मेरुरज्जु वो प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण लिख लेंगे बेटा। ये प्रतिवर्ती क्रिया मैंने बोला ना, वे अनैच्छिक क्रियाएं जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण लिख लें आप, उदाहरण लिख ले बेटा जी। जैसे श्वसन मार्ग में किसी कण के प्रवेश करने पर, श्वसन मार्ग में नाक में कुछ घुस जाता, श्वसन मार्ग में किसी कण के प्रवेश करने पर, स्वतः छींक का आ जाना, स्वतः छींक का खुद अपने आप आ जाना। अगला लिखो, पैर में कील चुभ जाने पर पैर का अचानक हट जाना। दूसरा है ये उदाहरण, ये भी है। अगला, सांप को अचानक देखकर भयभीत हो जाना। ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। समझ गए? और क्या हो सकता है?
और भी बहुत सारे हो सकते, गर्म चाय की प्याली, गर्म किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर हाथ का अचानक हट जाना, ये भी प्रत्योत्ति क्रिया का। आँख के सामने कोई चीज़ आने पर पलक का अचानक बंद हो जाना, ये भी प्रत्योत्ति क्रिया का उदाहरण। इतने सारे लिख लेंगे आप, ठीक है बेटा जी, ठीक है। और ये भी जैसे कोई भोजन, कोई वांछित भोजन देखने पर लार का आना, ये भी प्रत्योत्ति क्रिया है, लार ऑटोमेटिक आ जाती है ना बेटा जी, ठीक है। जैसे जमुहाई लेते हैं, कोई उबासी करते हैं, ये सभी क्या है प्रत्योत्ति क्रियाएं हैं, नौटंकी कर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई गाना सुन रहे हैं, पता नहीं चला, ऐसे ऐसे होने लगा ना। अब गाना सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे थे, गाना बजने लगा, ऐसे ऐसे करने लगे आप, थोड़ा सा हिलने लगे, आपके मसल्स हिलने लगे, आपके कंधे हिलने लगे, आपकी कमर हिलने लगी, आपकी छाती हिलने लगी, तो ये भी प्रत्योत्ति क्रिया। आपको पता चला अरे हम नाच रहे हैं क्या पता बाद में चलता है ना, मस्तिष्क को बाद में मैसेज जाता है और आप ये ऐसी क्रियाएं पहले करने लगते हैं, ये भी प्रत्योत्ति क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। समझ आ गई बात। प्रत्योत्ति क्रिया वैसे दो तरह की होती है, एक जन्मजात होती है, एक बाद में होती है। एक जन्मजात होती है, कुछ व्यवहारिक होती है, ठीक है। जैसे कि भूख का लगना, या फिर माँ जैसे ही स्तन लाती है मुंह के पास, बच्चा मुंह खोल देता है, ये जन्मजात प्रत्योत्ति क्रिया है। ऐसा होता है ना बेटा जी, वैसा होता है कि नहीं होता है। कोई माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाती है, तो जैसे ही स्तन लाती है, अपने स्तन बढ़ाती है मुंह के पास, बच्चा मुंह खोल देता है, तो ये जन्मजात प्रत्योत्ति क्रिया है। और बाकी तो सीखी गई है ना। अब जैसे बच्चों को कोचो, बच्चों को काटो, चुटकिन वगैरह काटो, बच्चों को खाल दबाओ, तो उन्हें वो प्रत्योत्ति क्रिया नहीं दर्शाते हैं, वो नहीं दर्शाते ना, यानी कि वो चीज़ उनमें बाद में डेवलप होती है, जन्मजात नहीं होती, पैदाइशी नहीं होती है, वो उनमें बाद में डेवलप होती है। जैसे बच्चे हैं, सांप देखे तो वो चौंकते नहीं हैं, हम चौंक जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को हो तो सांप पकड़ ले, उनके कील चुभ जाए तो रो देंगे बाद में, लेकिन चौंकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं हाथ, उनके काट के देखो, चुभा के देखो, ऐसा बच्चों में ऐसे नहीं होती प्रत्योत्ति क्रियाएं। तो बच्चों में कुछ यानी कि प्रत्योत्ति क्रियाएं दो तरह की होती है, एक जो व्यवहारिक रूप से डेवलप होती हैं वो, और एक जो जन्मजात से आती। मैंने ऐसे इसको समझा दिया, बता दिया, आप बुक से पढ़ लेंगे बेटा, इतना हो गया। प्रत्योत्ति क्रियाओं के बारे में इतना ही रखते हैं आज। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा, एक चीज़ याद रखना, टहलना, एनसीईआरटी क्वेश्चन, टहलना और प्रत्योत्ति क्रिया में क्या अंतर है। टहलना मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होगा और प्रत्योत्ति क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होगी, यही एक अंतर है। प्रत्योत्ति क्रिया सेकंडों से भी कम समय में पूरी होती है, जबकि जो टहलना ऐसी क्रियाएं हैं वो अधिक समय लगता है उनमें। समझ गए? अब हमें पढ़ना है पादपों में समन्वय। क्या पढ़ना है? पादपों में समन्वय। पादपों में कई तरह के समन्वय होते हैं, कई तरह की गतियाँ होती। पादप हार्मोन भी होते हैं, मनुष्य में भी हार्मोन होते हैं। हम पहले अब पादप पढ़ेंगे, लास्ट में बाद में पढ़ेंगे हम मनुष्य में हार्मोन। आपका लगभग 30% लेसन हो गया। ठीक है बेटा जी, हेडिंग डाल लो, पादपों में समन्वय। किसमें? पादपों में। पादपों में समन्वय की क्रिया गतियों द्वारा होती है। समझ गए? पादपों में समन्वय की क्रिया गतियों द्वारा होती है। वही गति हमें क्या करना है? पढ़ना है बेटा जी। क्या करना है बेटा जी? पढ़ना है। ठीक है, आगे लिखो। पादप में दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। एक वृद्धि पर आश्रित होती है,
दूसरी वृद्धि से मुक्त होती है, दूसरी वृद्धि से मुक्त होती है। मतलब एक में होगी तो वो वृद्धि करेगा पादप, और एक में वृद्धि नहीं करेगा, वो वृद्धि से मुक्त होगी क्रिया। ठीक है बेटा जी। बेटा यहाँ पे 3 गतियाँ हम पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में हैं। एक रसायन वर्तन भी होती है, उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, तो पहली आप हेडिंग बना लेंगे प्रकाशनुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन। ठीक है बेटा जी, पहली हेडिंग आप डालेंगे प्रकाशनुवर्तन। प्रकाशनुवर्तन मतलब क्या हुआ? प्रकाश की तरफ गति होगी। जैसे कि हम जैसे कोई गमला रख देते हैं, अपनी खिड़की के पास कोई गमला रख देते हैं, तो खिड़की के बाहर जो होगा, खिड़की जो होगी कमरे के अंदर जो होगा, कमरे के अंदर प्रकाश नहीं होगा, कमरे के बाहर क्या होगा? प्रकाश है। तो पौधा किस तरफ, पौधे की टहनियाँ या पौधे की जो डालें होंगी वो किस तरफ वृद्धि करेंगे बेटा? बताओ बताओ। वो प्रकाश की तरफ गति कर देंगे। ऐसी गति क्या कहलाएगी? प्रकाशवर्तन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाशवर्तन गति कहलाएगी। समझ गए? दिख रहा है ना? समझ गए? पौधों में प्रकाश की तरफ होने वाली गति को प्रकाशवर्तन गति कहते हैं। जैसे कि तना धनात्मक प्रकाशवर्तन गति दर्शाता है, जबकि जड़ ऋणात्मक प्रकाशवर्तन गति दर्शाती है। क्योंकि जड़ प्रकाश की तरफ थोड़ी ना भगती, प्रकाश वो तो अंधेरे की तरफ भगती है ना, नीचे की तरफ, जमीन में। ठीक है, और जो तना होगा वो किस तरफ भगेगा? प्रकाश की तरफ भगेगा। आप नोटिस करना ये चीज़ें पौधों में। अगर कोई एक पेड़ में एक तरफ छाया लग रही है, दूसरी तरफ धूप लग रही है, तो जिधर धूप लग रही है उधर ही टहनियाँ बढ़ती होंगी, आपको इस तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखेंगी। आप इस चीज़ को देखना। आप अगली हेडिंग हो जाएगी हमारे गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ ओर या गुरुत्व की ओर होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन क्या कहलाती? गति कहलाती है। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण धरती में है, नीचे है, तो जड़ होती है नीचे ही जाती है। जड़ धनात्मक गुरुत्वाकर्षण गति दर्शाती है, जबकि तना, जो हमारे तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, तना ऋणात्मक, क्योंकि तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। तना ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण गति दर्शाता है। जल कहाँ से बोल दिए? अब हेडिंग है तो ही जलानुवर्तन। जलानुवर्तन जल की तरफ होने वाली गति जलानुवर्तन गति कहलाती है। जड़ें हमारी जड़ें किस तरफ भगती? मान लो जड़ें हैं यहाँ पे, इस तरफ कम पानी है, इस तरफ अधिक पानी है, तो ये जड़ जो होंगी इस तरफ ही वृद्धि करेंगी। समझ गए? तो जड़ें जो होती धनात्मक जलानुवर्तन गति दर्शाती हैं, और तना जो होता है वो ऋणात्मक जलानुवर्तन गति दर्शाता है। इतनी चीज़ समझ गए आप? समझ गए बेटा जी? चलो, अब बोले थे हम रसायनुवर्तन की। रसायनुवर्तन लिख दे, नहीं तो लिख, ये होता है नुवर्तन, ये होता है। जहाँ पे जैसे बहुत सारे पादप में हार्मोन्स बनते हैं। समझ गए बेटा जी? पादप में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, तो रासायनिक पदार्थ बहुत सारे होते हैं। जहाँ पे रासायनिक पदार्थों को विकिरण होना होगा पादपों में, जैसे हम कह सकते हैं पराग नलिका। क्या बोल सकते हैं? पराग नलिका के बीजांड की ओर गति करना। जो पराग नलिका है, पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना कैसी गति कहलाती है? रसायनुवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, रसायनुवर्तन गति कहलाती है। पराग नलिका क्या होती है, ये क्या होता है, अगले लेसन में ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना रसायनुवर्तन गति कहलाती है। समझ गए? तो वहाँ पे जो बीजांड होता है वहाँ पे केमिकल होता है। ठीक है, वहाँ पे रासायनिक पदार्थ होता है, तो बीजांड उस पदार्थ की तरफ गति करता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की ओर गति करता है। यहाँ पे रासायनिक, एक रासायनिक पदार्थ
दूसरे रासायनिक पदार्थ की ओर गति करता है। तो इस तरह गति क्या कहलाती है? रसायनविवर्तन गति कहलाती है। समझ गए? चलो, अब ये तो गतियाँ हो गई, गतियाँ इतनी ही पढ़नी है। अब हमें पढ़ना है बेटा जी पादप हार्मोन। क्या पढ़ना है? पादप हार्मोन। आप हेडिंग डाल लीजिए पादप हार्मोन। क्या हेडिंग डाल लीजिए? पादप हार्मोन। पौधों में जो समन्वय होता है वो पादप हार्मोन द्वारा ही होता है। ठीक है? समझिए बेटा जी, पादप हार्मोन, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे, ये हो गया पादप, पदाप लिखे थे ना, पदाप। तो ये क्या होते हैं? हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन से रासायनिक पदार्थ ही होते हैं बेटा, जो रासायनिक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हार्मोन शब्द का इस्तेमाल स्टार्लिंग, ये सब लिख डालो। सर्वप्रथम हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था बेटा जी? किसने किया था बेटा जी? किसने किया था? स्टार्लिंग। किसने? स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है? सर्वप्रथम हार्मोन्स का शब्द का इस्तेमाल या उपयोग स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है? और लिख लेना एक बात, क्या अधिकतर हार्मोन प्रोटीन होते हैं। अधिकतर हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है बेटा जी? हार्मोन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। समझ गए? अब जो पादपों में समन्वय की क्रिया होती है नियंत्रित, वो पादप हार्मोन तथा जो गतियाँ थी उनके द्वारा ही नियंत्रित होती है। समझिए? चलो, इसके बारे में ये बहुत सारे हार्मोन हमें पढ़ने हैं बेटा जी, बहुत सारे हार्मोन पढ़ने हैं। ठीक है, लाइट बंद कर लेते हैं। अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है बेटा जी, कोई होता नहीं है, तो दिक्कत तो होता ही है ना, होनी भी चाहिए, दिक्कत क्यों ना हो। चलो, पादप हार्मोन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन बेटा जी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दोनों के नाम लिख लेना आप। पहला जो होता है वो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक ना कहें, रोधक शब्द थोड़ा, रोधक विरोधक थोड़ा शब्द अपोजिट समझ सकते हैं बच्चे। वृद्धि सहायक लिख सकते हैं हम आसान भाषा में। वृद्धि सहायक हार्मोन बेटा जी, हार्मोन से कह सकते हैं, बहुवचन बन जाएगा। एक होता है वृद्धि वृद्धि रोधक कह सकते हैं। रोधक क्योंकि पहले बोला ना, रोधक शब्द अपोजिट में इस्तेमाल हो जाता है। अब एक हो जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन। समझ गए? वृद्धि सहायक मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे, वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि को रोकने वाले होंगे। समझ गए? दो तरह के कैटेगरी बांटी गई हार्मोन्स की। इसमें कौन सा आता है? इसमें कौन सा? इसमें मुख्यतः ऑक्सिन आता है। कौन सा? इन तीनों इसमें जैसे लिख लेना, इसमें कौन कौन से आते हैं? ऑक्सिन आता है बेटा जी, ऑक्सिन आता है। ऑक्सिन लिख लेना, यहाँ पे आधा का रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सिन आता है यहाँ पे। ठीक है? ऑक्सिन आता है, और क्या आता है? जिब्रेलिन आता है। क्या आता है? जिब्रेलिन। और एक क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिस। साइटोकाइनिन भी लिखा रहता है बुक कहीं कहीं, साइटोकाइनिस बोल देते हैं, काइनिन भी बोल देते हैं।
निम्स भी हो जाता है, सब हो जाता है। इसमें 2 आते हैं, इसमें जैसे इसमें 2 पढ़ने हैं आपको, इन सब के बारे में पढ़ना है बेटा जी। एक एथिलीन है, एक एब्सिक अम्ल है। कौन सा अम्ल? एब्सिक अम्ल। ये आधा बा है। मेरी राइटिंग बड़ी अजीब है ना बेटा जी। एब्सिसिक अम्ल हो जाता है। इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। वृद्धि सहायक हार्मोन 3 तरह के हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिस। और इसमें वृद्धि रोधक में एथिलीन और एब्सिक अम्ल। इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आज ऑक्सिन के बारे में हम पढ़ेंगे सिर्फ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सिन। क्या हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी? ऑक्सिन। लिखोगे? लिखो। इस हार्मोन्स का सर्वप्रथम संग्रह वेंट नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने? वेंट भैया ने हमारे इसका सबसे पहले क्या किया, इसका संग्रह किया था। ठीक है, इसे निकाला था, इकट्ठा किया था। समझ गए? वेंट नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1928 में। इस हार्मोन का सर्वप्रथम संग्रह वेंट ने किया था। ठीक है। ऑक्सिन एक वृद्धि सहायक हार्मोन है, एक वृद्धि सहायक हार्मोन है जो पौधों में परोह कौन सा होता भाग? जो टिप वाला भाग होता है ना, कोई भी कली या जो कोई भी स्टेम देखोगे, जो उसके टिप पे जो भाग होता है बेटा जी, वो होता है परोह। समझ गए? परोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण मतलब उनकी कोशिकाएं बढ़े, मल्टीपल हो, ये क्या कहलाता है? एक परोह में जैसे 10 कोशिकाएं 10 से 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, मतलब बढ़े, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़े। ठीक है। परोह में दीर्घीकरण प्रेरित करते हैं। परोह में क्या करते हैं बेटा जी? दीर्घीकरण प्रेरित करते हैं। और यह ऐसा हार्मोन है जो सभी पौधों में सभी जगह होती है। ठीक है। लिख लोगे नीचे नई लाइन में, ऑक्सिन की उपस्थिति पौधों में सभी जगह होती है। ऑक्सिन की उपस्थिति पौधों में बेटा जी सभी जगह होती है, विशेषकर वृद्धि स्थानों पर, जहाँ पे वृद्धि होती है। मैंने बताया ना, जो परोह, जैसे ये कोई स्टेम है, ये जो इसका भाग है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ऊपर का ऊपरी भाग है। ठीक है। ये कोई तना है, ये कोई डाल है, ये इसका क्या है? फुनगी समझ सकते हो ना, इसका ऊपरी भाग सिरा है। ठीक है। हम सब इसको फुनगी बोलते हैं अपने समझने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा विशेषकर क्या होती है? अधिक होती है। समझ गए? अब ऑक्सीजन की उपयोगिता, प्रभाव या कार्य जो भी कहो, हेडिंग डाल लो ऑक्सीजन की उपयोगिता भी कह सकते हैं आप, कार्य भी कह सकते हैं और प्रवाह भी कह सकते हैं। प्रभाव क्या होते हैं ऑक्सीजन के? पहला, कोशिका का दीर्घीकरण। ऑक्सीजन कोशिका के दीर्घीकरण को प्रेरित करता है या प्रेरित करके वृद्धि करता है। कोशिका के दीर्घीकरण को प्रेरित करके पौधों में वृद्धि करता है, वृद्धि के लिए सहायक होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। समझ गए? अगला लिख सकते हो, इसके द्वारा कोशिका विभाजन की दर नियमित होती है। इससे कोशिका विभाजन की दर क्या होती है? कोशिका विभाजन मतलब विभाजित होना, मतलब टूटना, एक कोशिका से 2, 2 से 4 ऐसे। ठीक है। इसके द्वारा क्या होती है? वो चीज़ नियमित होती है, यानी कि न ज़्यादा ही हो ना ही
कम हो बेटा जी। शीर्ष, समझ गए। अगला अगला लिखो, यह पार्श्व राष्ट्र कलियों कलिकाओं कह सकते हो। वो कली मत समझना फूल वाली, यहाँ पे बड वाली कली है जहाँ से कोई चीज़ स्टेम निकलता है। कली, कलिकों लिख सकते हो, कलिकाओं लिख सकते हो, आप कलिकाओं लिखो। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? उनकी वृद्धि को रोकता है, उनमें अवरोधक का काम। जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं उनमें अवरोधक का कार्य करता है, क्योंकि वहीं पर ऑक्सीन क्या होता है? बनता है। समझ गए। एक और लिख लो बेटा जी, यह अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। यह अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। एक नीचे लिख लो पॉइंट बना के, अनिषेक फलन नहीं जानते हो क्या है? बीज रहित फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। बीज रहित फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फल यानी कि बीज रहित फल को बनाने में क्या है? ऑक्सीन सहायक होता है। ये चीज़ भी हम कह सकते हैं। समझ आ गई बात। खरपतवार नाशक भी होता है। ऑक्सीन खरपतवार नाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ऑक्सीन खरपतवार नाशक के रूप में भी, जैसे खरपतवार होते हैं, ऑक्सीन के भी कई प्रकार हैं, ऑक्सीन भी कई तरह का होता है। समझ गए बेटा जी। वो ला के हम डाल सकते हैं। ठीक है। और जो कलियों होती हैं, जैसे कि आलू वगैरह होती हैं, जैसे आलू है, यहाँ पे जो निकलने लगती है ना वो कलिकाएं, तो इसका छिकड़ाव ऐसे आलू रख देंगे तो हम जम जाएगा, ये निकल आएंगी ना। तो अगर ये ऑक्सीन का छिड़काव कर देते हैं तो इनकी वृद्धि को क्या करता है? कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है ना ये। तो इसका यहाँ पे यूज हो जाता है। समझ गए। मैंने बोला, पहले ही बताया मैंने, कलिकाओं की वृद्धि को क्या करता है? ये क्या करता है? जो कलिकाएं ये निकलती हैं इनको रोकता है, इनकी वृद्धि को। तो आलू वगैरह को जैसे जमने से हम रोक सकते हैं ना इसको छिड़क के। समझ गए। इतना काम का है ये। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते बेटा जी। और भी जितने हार्मोन्स बचे हैं अगले वीडियो में हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो पादप हार्मोन ख़त्म हो जाएंगे तो आदमी वाले हार्मोन्स बचेंगे, वो 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे हम। टोटल 2-3 वीडियो में, तो 2-3-4 दिन में लेसन फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए। मैं तो सिलेबस ख़त्म करता रहूँगा, समझाता रहूँगा, नोट्स बनवाता रहूँगा। आप नोट्स कितना बनाते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है बेटा जी। समझ गए। वो आप कितना एफर्ट लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा समझ गए ना ये चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवीजन कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए बस। और इन वीडियोज़ को हो सके तो शेयर कीजिए। बायो है, बायो अच्छी पढ़ा लेते हैं, वैसे समझ में आता होगा सब कुछ। तो आप इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे और आपके रिलेशन में बहुत सारे जान पहचान के पास पड़ोस में गांव में होंगे, उनको बताइए सबको, वीडियो देखिए, पढ़े। वो भी हो सकता है उनके कॉलेज में ना पढ़ाया जाए अच्छे से, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते कोचिंग नहीं कर पाते, पैसे नहीं होते घर में उनके इतने कि कोचिंग कर सके, वो बच्चे पढ़ सकते हैं, उनकी भी मदद हो सकती है। कोचिंग से अच्छा ही कोशिश करता हूँ मैं पढ़ाने की। ठीक है। तो आप उन्हें बोलेंगे, आप उन्हें बताएंगे तो बेचारे पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। बच्चे पढ़ने वाले होते पढ़ नहीं पाते बेचारे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें बता सकते हैं आप कि हमारे सर हैं, आपके घर में मोबाइल हो तो बस आप मोबाइल से आराम से पढ़ सकते हैं। आप नोट बना सकते हैं, अच्छे नंबर आप भी ला सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा ना हो कि किसी के पास पैसे नहीं हैं, वो आस-पास पड़ोस के चाचा दादा से अपने मोबाइल 1 घंटे के लिए मांग के भी पढ़ सकता है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन नहीं है तो उसके पास। तो सबका भला हो, मैं चाहता हूँ भला हो, सबका हो।
ठीक है बच्चा लोग, तो इन वीडियोस को प्लीज़ बताया करो, लोगों को बताओ ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं इनका। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स सो मच।